हम जितने हार्ट अटैक के पेशेंट्स, खासकर यंग हार्ट अटैक देखते हैं, या हमारी लैंग्वेज में अनएक्सपेक्टेड हार्ट अटैक कहा जाता है, जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी, अचानक हार्ट अटैक आ गया या अचानक सडन डेथ हो गई। इनमें अगर हम एनालाइज करते हैं तो हम अधिकतर देखते हैं कि ये स्ट्रेसफुल दौर से गुजर रहे होते हैं या ये जेन्युइनली ही स्ट्रेसफुल पर्सनालिटीज होती हैं। इन सब में मैदे की मात्रा, चीनी की मात्रा, नमक और तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ही आम है कि शाम के समय में कुछ तो ऐसा चटपटा या स्नैक हम खाएंगे ही। तो ये एक्सेसिव स्नैकिंग की वजह से क्या दिल की बीमारियां हो रही हैं? जब हमने गेहूं का आटा बना दिया तो हमने जीआई बढ़ा दिया। गेहूं का जीआई बढ़ा के, बट गेहूं तो कोई कच्चा खा नहीं सकता, मगर आटे में फिर भी थोड़ा फाइबर होता है, बट उसका भी जीआई ज़्यादा होता है। आटे को हमने मैदे में तब्दील किया तो और भी ज़्यादा फाइबर उड़ा दिया उसका। जब फाइबर चला गया उसका तो जीआई और ज़्यादा बढ़ गया। फिर हमने उसको, मैदे को क्या किया, हमने मैदे में नमक मिलाया और उसको तेल में फ्राई कर लिया। अब इससे ज़्यादा तो नुकसानदायक क्या हो सकता है? मेरा सवाल ये है, जैसे आपने बोला कि नमक अनहेल्दी है और उससे भी ज़्यादा रिस्क बढ़ रहा है, तो कौन सा नमक हमें खाना चाहिए? अधिक नमक अनहेल्दी है। एक ज़रूरत से ज़्यादा नमक जो है वो अनहेल्दी है। एक नॉर्मल इंसान को अबाउट 5 ग्राम पर डे नमक की ज़रूरत होती है बॉडीली फंक्शंस के लिए। नमक जो है वो बॉडी फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पुराने ज़माने में जब कोई बेहोश हो जाता था खेतों में काम करते करते, अधिक जो अब हम सोचते हैं कि हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन रहा होगा, तो हम कहते थे कि इनको नमक चटा दो। बेहोश हो गया तो कहते थे नमक चटा दो। तो नमक एक बहुत एसेंशियल चीज़ है। डॉक्टर, मैं चाहता हूँ आप हमें कुछ ऐसे टिप्स बता दें जो हम खाने में ऐड कर सकें हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए। हार्ट डिजीज से बचने के लिए ऐसे टिप्स तो एक ही टिप है कि सोच समझ के खाएं। बात घूम फिर के सारी दोबारा उसी पे आ जाती है कि माइंडफुल रहें कि क्या खा रहे हैं और इम्पल्सिवली ना खाएं। कि क्या वाकई तेल के अधिक सेवन से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है? अगर बढ़ता है तो इसकी मात्रा हम खाने में किस तरह से कम कर सकते हैं तेल को खाना? तो क्वांटिटी जो है ऑन एन एवरेज एक दिन में एक इंसान को टोटल फैट मिला के 10 से 15 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है। 10 से 15 ग्राम कितना हुआ? 10 से 15 ग्राम हुआ लगभग 3 चम्मच। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। आपका बटर इंक्लूडेड है, घी इंक्लूडेड है, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो इंक्लूडेड है। आपको पता है भारत में होने वाली मौतों में दिल की बीमारियों का जो आंकड़ा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। यानी दिल की बीमारियों से जो होने वाली मौत है वो आए दिन बढ़ रही है। अब ऐसे में लोग सोचते हैं कि हम दवाइयों का सहारा ले लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो आपको दिल के रखने का हेल्दी प्रोसेस है वो सिर्फ दवाइयों तक ही सीमित नहीं है। आप अपनी प्लेट में हर दिन क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये भी बेहद जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि हम घर का जो खाना खाते हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, लेकिन सच में ये हेल्दी है कि नहीं है? जिस मात्रा में हम खाना खाते हैं वो कितना सही है? जिस तरीके से हम खाने को बनाते हैं वो कुकिंग मेथड सही है या नहीं? क्योंकि यही सारे फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादातर मिलके लाइफस्टाइल डिजीज में कन्वर्ट होते हैं और वही सारे हमें दिल की बीमारियां देते हैं। अब अगर ऐसे में आप भी चाहते हैं कि आप, आपके परिवार वाले या आपके दोस्त दिल की बीमारियों से बचे रहें, हार्ट डिजीज से होने वाली मौतों का आंकड़ा कम हो, तो ऐसे में जरूरी है कि अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव किए जाए। बदलाव डाइट से रिलेटेड हो सकते हैं, एक्सरसाइज से रिलेटेड हो सकते हैं और आपकी वैसी पुअर हैबिट्स जो हर दिन आपको दिल की बीमारियों की तरफ धकेल रही है। इसीलिए हमने आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है और आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे दिल की बीमारियों से बचने के लिए हम अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हैं। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनकी पिछली वीडियोस को आप सभी ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है। तो आप सबकी भारी डिमांड के बाद हमने डॉक्टर को वापस से अपने इस शो में बुला लिया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हेमंत मदान, जो कि सीनियर डायरेक्टर और प्रोग्राम हेड हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नारायणा हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अपने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम देने के लिए एंड फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि हमारी पिछली वीडियोस को ऑडियंस ने काफी ज्यादा प्यार दिया था,
तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सेशन के जरिए भी उन तक हम वैसे इंफॉर्मेशन पहुंचा सके जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड। जी। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम जो घर का खाना खा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। क्या सच में हेल्दी होता है, और क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि घर के खानों की वजह से भी दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं? मेघा, आपका जो सवाल है ना वो एक्चुअली होना चाहिए, क्या घर का खाना हमेशा हेल्दी हाँ। होता है? इसमें एक वर्ड है हमेशा, कि हम इसको क्या प्रिज्यूम कर सकते हैं कि जो हम घर का खाना खाते हैं वो हेल्दी ही होगा। तो आपने ना थोड़ा सा इसको घर के खाने का एवोल्यूशन देखना है। जब हम 20 साल 30 साल पहले की बात करते हैं तो घर के खानों में एक एवरेज इंडियन घर के खाने में एक दाल एक सब्जी होती थी। अगर जो वेजिटेरियन फैमिलीज थे उनमें पनीर जो होता था वो वंस अ वीक टाइप की एक फ्रीक्वेंसी में बनता था। जो नॉन वेज परिवार होते थे उनमें सैटरडे या संडे को नॉन वेज खाया जाता था, एक सेरेमोनियल होता था। तो अभी जो घर का खाना जो है, अभी हमारे पास इतने सारे डिवाइसेस और इतने सारे तरीके हो गए हैं कि हम जो भी चाहें वो घर में बना सकते हैं। तो नेचुरली जब अगर हम घर के खाने को बाहर के खाने टाइप बना देंगे तो फिर घर का खाना नहीं रहा। फिर घर का खाना जो है वो बाहर के खाने के समान ही हो गया। खाली ये है कि मे बी कुकिंग टेक्निक्स उतनी खराब नहीं है या उतनी अनसुपरवाइज नहीं है, कोई उसको सुपरवाइज नहीं कर रहा जितनी कि बाहर के खाने में है। बस खाली इतना फर्क है। तो अगर हम कन्वेंशनल घर के खाने की तरफ देखेंगे, कन्वेंशनल घर का खाना मतलब रूटीन खाना जो है वो एक दाल एक सब्जी थोड़ा चावल थोड़ी रोटी तक सीमित रहता है, कुकिंग ऑयल उसमें कम डलता है, तो वो हम उसको मान सकते हैं कि हमेशा तो भी नहीं कह सकते, मगर अधिकतर परसेंटेज में हम मान सकते हैं कि वो सेफ है, वो कार्डियक हेल्थ के लिए ठीक है। मगर हम अगर घर के खाने को बाहर के खाने टाइप बनाना शुरू कर देंगे कि अब हमने ऑर्डर कर दिया किसी भी ऑनलाइन ऐप से होम पिज्ज़ा या होम चना भटूरा या होम टिक्की, तो उसको हमने फ्राई कर लिया, तो फिर हम उसको नहीं प्रिज्यूम कर सकते कि ये घर का ही खाना है। घर के खाने का कन्वेंशनल मतलब एसेंशियली ये नहीं कि घर में बना हुआ ही खाना। घर के खाना एक भाव है। घर का खाना इज नॉट कि मैंने किचन में बना लिया तो वो घर का खाना है। तो अगर हम इस बात को मान के चलेंगे कि घर का खाना जो है वो हम लोग प्रॉपर घर का खाना जो 20-30 साल पहले होता था, जब ऑनलाइन एप्स वगैरह नहीं होते थे, जब हमारे पास इतनी सुविधा नहीं होती थी, वो हम मान सकते हैं बिल्कुल घर का खाना। तो संतुलित घर का पुराने जमाने का खाना अलग बात है। आजकल का ऑनलाइन पार्शियली कुक्ड या हाफ कुक्ड ऑर्डर करना वो अलग बात, वो दोनों चीजें अलग हैं। तो हमेशा वर्ड इसमें से निकालना होगा। यस, इट इज सेफर, बाहर के खाने से इट इज सेफर घर का खाना। अगर आप ज्यादातर अधिकतर घर में खाना खाते हैं तो यू आर बेटर प्रोटेक्टेड, बट हमेशा वर्ड उसमें से निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर, आपने जैसे कहा कि इट इज सेफर बाहर के खाने से, बट मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कभी बाहर का नहीं खाते, बहुत ही रेयर है, घर का ही खाना खाते हैं, घर में ही जो चीजें बनती हैं उसी से ही सारी चीजें वो उतने तक ही सीमित है। उसके बावजूद भी उनको हार्ट ब्लॉकेजेस या हार्ट अटैक अचानक से पता चल जाता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? मेघा, देखो ऐसा है जैसे कि एक इंसान की अगर हम पूरी पर्सनालिटी देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। उसमें उसका लुक्स आते हैं, उसका बिहेवियर आता है, उसके एक किस्म से अर्निंग कैपेसिटी आती है, सोशल स्टेटस आता है। तो एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। उसी तरह जब हम हार्ट डिजीज़ या हार्ट रिस्क देखते हैं तो वो एक अकेले खाने से नहीं बनता है। हम ये नहीं कह सकते कि इंसान की लुक्स अच्छी हैं तो इसलिए वो बहुत अच्छा बन गया। उसी तरह अगर हम घर का खाना जो खाने पे ध्यान लगाते हैं या जो खाने को एक किस्म से सोच समझ के खाते हैं, वो केवल एक फैक्टर है। हार्ट डिजीज के होने में और अनेकों फैक्टर हैं। उसकी जेनेटिक, उसकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है,
उसका जॉब स्ट्रेस कैसा है, कैसा है? उसकी पर्सनल लाइफ में कितना स्ट्रेस है, इसके बावजूद घर का खाने के बावजूद उसके रिस्क फैक्टर कैसा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं, कुछ चीज़ें पारिवारिक या जेनेटिक होती हैं। वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सरसाइज करता है, नहीं करता है। हमारी भाषा में अक्सर कहा जाता है कि इट इज़ बेटर टू बी हेल्दी एंड एक्सरसाइजिंग दैन टू बी लीन एंड लेजी। केवल पतला होना मगर एक्सरसाइज ना करना वो ज़्यादा खराब है। थोड़ा मोटापा होना और एक्सरसाइज करना वो बेटर है। बेहतर है। तो एक अंग्रेजी में कहते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड नर्चर। नेचर वो है जो आपको भगवान ने दे दिया, वो आपकी वो नेचर है। नेचर, इसमें नेचर का मतलब दुनियावी नेचर नहीं है, जो आपको नेचुरली मिल गया वो नेचर है। नर्चर मतलब आप उस शरीर से क्या करते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके परिवार में सबको हार्ट डिजीज होती है, मगर वो खुद इतनी मेहनत करते हैं अपने शरीर में कि वो बचे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई हार्ट डिजीज नहीं है, फादर 92 93 इयर्स तक जिए, मदर 90 तक चली, मगर ये 40 साल में हार्ट डिजीज लेके बैठ गए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये भगवान ने हर एक इंसान में अलग 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 कॉम्बिनेशन बनाए हैं। किसी के भी वो ताश के पत्ते, किसी के भी दो के ताश के पत्ते सेम नहीं है, मगर आपने ये है कि आपको जो ताश के पत्ते मिले हैं उसमें आप खाली कोशिश करके अपनी बाजी अच्छे से खेल सकते हैं। ये आपके ऊपर है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट नेचर। जो आपको भगवान ने दे दिया, जिस परिवार में जन्म ले लिया, जो आपको जेनेटिक कोडिंग मिल गई, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। वो नहीं बदला जा सकता। बदला मतलब जीन थेरेपी वगैरह अभी बहुत दूर हैं। हाँ, अभी वो फ्यूचरिस्टिक बातें हैं। मतलब इवेंचुअली शायद हम उनको भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेंगे, मगर एज ऑफ नाउ उसको नहीं बदला जा सकता। तो जो आप जिस परिवार में पैदा हो गए उसको कैसे बदलेंगे? हाँ। जो आपके माँ बाप में, जो आपके परिवार में डिजीज है, उसको कैसे बदल सकते हैं? मगर एटलीस्ट जो आपके पास है वो तो करें ना। खाना अच्छे से खाएं, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम लें, छोटी छोटी बातों पे नाराज ना हो, गुस्सा ना हो। ये सारी चीजें बहुत वैल्यू रखती हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तो हम कर ही सकते हैं। एग्जैक्टली ये तो मेरा सवाल था डॉक्टर। इसके साथ ही हमारे सेशन में हमारे और भी कलीग्स मौजूद हैं। उस्मान है, शुभम है, रमन है, लावण्या है। तो अब हम चाहेंगे कि ये लोग भी आपसे अपने सवाल पूछें। श्योर। डॉक्टर साहब, आपने स्ट्रेस की बात करी। आजकल पढ़ाई का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर और आगे बढ़ने की चाहत, इनकी वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी नींद की कमी, तनाव और इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो क्या इन चीज़ों का हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज पर असर पड़ता है? इसका उस्मान है ना आपका नाम? उस्मान, इसका इतना असर पड़ता है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। एक्चुअली जो आपका सवाल है, इसमें आपने 2-3 क्वेश्चंस इकट्ठे कर दिए। पहला है स्ट्रेस का। स्ट्रेस आजकल एक यूनिवर्सल फिनोमिनन हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मेडिकल सिस्टम में या साइंस के सिस्टम में स्ट्रेस को नापने का कोई तरीका नहीं है, कोई स्ट्रेसोमीटर नहीं बना अभी तक। तो साइंस की क्या एक किस्म से टेंडेंसी रहती है, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, इंसानों की टेंडेंसी है कि जिसको तो हम नाप सकते हैं उसको हम स्टडी कर लेते हैं, जिसको हम नाप नहीं सकते उसको हम स्टडी करते ही नहीं है। जैसे आपने कहा कि जैसे ब्लड प्रेशर को देखें, ब्लड प्रेशर नापा जा सकता है, तो नापा जा सकता है। तो साइंस में अनेकों स्टडीज हैं जो ये दिखाती हैं कि ब्लड प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे हार्ट की बीमारी बढ़ती है। शुगर है, डायबिटीज है, नापा जा सकता है, एक वैल्यू है, तो हम उसको असेस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस की ऐसी कोई मीटर अभी तक मशीन नहीं बना, अभी तक कोई मीटर नहीं बना है। तो जब मीटर नहीं बना है तो हम इसको नाप ही नहीं सकते, मगर एक ऑब्जर्वेशन है। जब हम नापते नहीं है, जब हमने साइंटिफिक स्टडी ना भी करी हो, तब भी हमें एक ऑब्जर्वेशन होता है। हम जितने हार्ट अटैक के पेशेंट्स, खासकर यंग हार्ट अटैक देखते हैं, या हमारी लैंग्वेज में अनएक्सपेक्टेड हार्ट अटैक कहा जाता है, जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी, अचानक हार्ट अटैक आ गया या अचानक सडन डेथ हो गई। इनमें अगर हम एनालाइज करते हैं तो हम अधिकतर देखते हैं
कि ये स्ट्रेसफुल दौर से गुजर रहे होते हैं या ये जेन्युइनली ही स्ट्रेसफुल पर्सनालिटीज होती हैं। देखो आप सब ऑफिसेज में काम करते हैं, आपके ऑफिसेज में कुछ लोग होते हैं जिनको कि बॉस ने डांट दिया तो वो बहुत सीरियसली ले लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि बॉस ने कुछ कहा तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं निकाल लेना कि बॉस की बात नहीं सुननी, गलत मतलब नहीं निकालना, मगर ये बात का ध्यान रखना कि जो थोड़ा सा जीवन को लाइटली जीते हैं, जो जीवन के स्ट्रेसेस से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, वो जनरली बेटर ऑफ होते हैं, वो जनरली थोड़े से इजी रहते हैं। मैंने अनेकों केसेस देख लिए। दिल्ली में आप एनसीआर में आप अक्सर देखते हैं कि हम अपनी गाड़ी के प्रति बहुत पॉजेसिव होते हैं। कोई हमारी गाड़ी को हल्का सा छू भी दे तो हमारा पारा जो है वो एकदम ऊपर चला जाता है। मैंने अधिकतर केसेस देख लिए कि एक्सीडेंट हुआ, किसी ने, ऑटो ने या किसी ई रिक्शा ने गाड़ी को छुआ, आप बाहर निकल के तू मैं होती है, गुस्सा होता है, और फिर यही इंसान अपनी छाती पकड़ के इमरजेंसी में आ जाता है, हार्ट अटैक लेके या एंजाइना लेके। क्यों प्रेसिपिटेट हुआ ये? उसके अपने क्रोध से। तो इवेंचुअली नुकसान किसका हुआ? खुद का ही नुकसान हुआ। तो स्ट्रेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। तो जो दूसरा आपने एक क्वेश्चन, उसी में आपके क्वेश्चन में एक सेंटेंस आ गया लैक ऑफ स्लीप का। लैक ऑफ स्लीप जो है, नींद कम आना, एक शरीर के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस माना जाता है। अगर आप मानेंगे कि पुराने ज़माने में जब किसी को टॉर्चर किया जाता था, किसी कैदी को या कोई फौज में टॉर्चर करते थे, तो उसमें से जो एक मेजर टॉर्चर होता था वो होता था कि इसको सोने मत दो। इतना ज़्यादा शरीर में स्ट्रेस पैदा होता है नींद एडिक्वेट ना आने से। ये सारे जो स्ट्रेसेस होते हैं इनका एक कॉमन जो पाथवे होता है, मतलब ये सारा स्ट्रेस आपके शरीर को नुकसान, आप पूछना चाहेंगे कि ये सारे जो हैं आपके शरीर को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। वो एक शरीर में दो हार्मोन सिस्टम्स होते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज में स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। एक स्टेरॉइड पाथवे होता है और एक एड्रेनर्जिक पाथवे होता है। उसमें नाम जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है, मगर आपने ये समझना है कि जितने स्ट्रेस हैं, चाहे जॉब का स्ट्रेस हो, चाहे नींद ना आने का स्ट्रेस हो, ये सारे हमारे बॉडी में इन हानिकारक हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। फाइनली जो है, एक आपके सवाल में था कि क्रोध आना है या गुस्सा ज़्यादा आना। तो हमारी ऑब्जर्वेशन है, आप देखो जैसा मैंने कहा कि इन फैक्टर्स को किसी ने साइंटिफिकली स्टडी नहीं किया, मगर हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं शरीर में, शरीर या इंसान की पर्सनालिटी में कुछ पॉजिटिव एक किस्म से बिहेवियर होता है, कुछ नेगेटिव होता है ना। अगर आप हिंदू आध्यात्म में जाएंगे तो 5 जो विकार माने जाते हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। ये 5 हमारे विकार माने जाते हैं। इसमें से जो शरीर को हानि पहुंचाने वाला है वो क्रोध, मैं शरीर की बात कर रहा हूं, इसमें स्पिरिचुअलिटी या मन की बात नहीं कर रहा। शरीर को जो हानि पहुंचाने वाला जो सबसे ज्यादा आपका विकार है वो है क्रोध। वो भी कैसे किस्म का क्रोध? एक होते हैं लोग जो कि जनरली क्रोधित रहते हैं, हर एक से ही गुस्से में। दूसरे होते हैं जिसमें बर्स्ट ऑफ क्रोध आता है, आप अदरवाइज शांत हैं बट सडनली आप बर्स्ट कर जाते हैं एक ज्वालामुखी की तरह और दूसरे के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये जो बर्स्ट वाला क्रोध है ये सबसे ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि इसमें सडनली शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। अगर आपके ब्लॉक जो शांत भी बैठा हुआ है वो सडनली अनस्टेबल हो जाता है, और जैसा आपका क्रोध फूटता है वैसे ही शरीर के अंदर, हार्ट की नसों के अंदर वो प्लाक, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, वो फूटता है और हार्ट अटैक पैदा करता है। तो सडन क्रोधित होना, मैंने पहले एग्जांपल दिया, दिल्ली में गाड़ी के प्रति बहुत हमारा वो है, लगाव है, तो सडनली गुस्सा करना वो आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है।
मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके। डॉक्टर मेरा सवाल ये है, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई या फिर डायबिटीज़ हो गई, इन लोगों को तो रिस्क ज़्यादा है, बट अब जैसे पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो गया है तो उससे कितना रिस्क ज़्यादा हो रहा है मतलब लोगों को? बेटा मैं अधिकतर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में जब लिखता हूँ तो मैंने कुछ 6 हफ्ते 8 हफ्ते पहले एक आर्टिकल में लिखा था विंटर एंड पोल्यूशन, इसमें से कौन सा ज़्यादा हानिकारक है, ठंड का मौसम ज़्यादा हानिकारक है या पोल्यूशन ज़्यादा हानिकारक है। हमें सबको पता है कि सर्दियों में हार्ट अटैक की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो बढ़ जाती है। जाते हैं। उसके अनेकों कारण हैं। पहला कारण यह है कि हमारा एक्सरसाइज सर्दियों में कम हो जाता है। दूसरा, हमारा खान पान थोड़ा खराब हो जाता है। तीसरा, क्योंकि शरीर में पसीना नहीं आता है, नमक नहीं निकलता है शरीर से, इसलिए शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इन सब कारणों से सर्दियों में हार्ट अटैक जो है वो ज़्यादा हो जाता है। मगर दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में ये हार्ट अटैक की फ्रीक्वेंसी जो है ये बाहर के देशों से ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें कि भाई बाहर के देशों में सर्दियों में हार्ट अटैक 10% ज़्यादा होता है। हमारे जब मैं बाहर के देश कह रहा हूँ, मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया। बनिस्बत इसके दिल्ली में या एनसीआर में ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा हो जाता है। 50% हार्ट की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों है कि भी बाहर तो सर्दी हमारे से ज़्यादा है, मगर हमारे हार्ट अटैक्स जो है वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ जाते हैं? तो दूसरा क्या चेंज आता है जो कि हमारे देश में या डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा है, वो है प्रदूषण का चेंज। बाहर के देशों में टेम्परेचर कम होता है मगर प्रदूषण नहीं बढ़ता है। हमारे देश में जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ प्रदूषण और शूट बढ़ अप जाता करना है। शुरू कर जाता है और बढ़ना शुरू कर जाता है। तो मैंने जैसा पहले कहा था कि साइंस वही पढ़ती है जो जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको मेजर नहीं कर सकते हम पढ़ते ही नहीं है। ये जो पोल्यूशन को पढ़ने का जो सिस्टम आया है, PM10, PM5, PM2.5, ये जो सिस्टम आया है ये पिछले कुछ 10-12 सालों में हमने, वैल्यूज़ बहुत देर से हैं बट हमने इनको रियलाइज करना 10-12 सालों में शुरू किया है। तो प्रोस्पेक्टिव स्टडी करने के लिए ऑलमोस्ट 5 से 7 साल लगते हैं साइंस को। तो अभी जो है ये स्टडीज शुरू हुई हैं कि पोल्यूशन का कितना असर पड़ता है। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको ज़्यादा साइंस से बोर नहीं करूँगा, मगर मोटे मोटे तौर पे 3 फैक्टर्स होते हैं पोल्यूशन में, PM10, PM5 एंड PM2.5। ये पार्टिकल के साइज पे निर्भर करता है। PM10 10 नैनोमीटर होता है, 10 माइक्रोन होता है। PM5 5 माइक्रोन होता है। 2.5 2.5 माइक्रोन होता है। जो PM10 होता है वो तो दिखने में बुरा लगता है, आपका धुआं हो गया, डस्ट हो गया, दिखने में बहुत बुरा लगता है, मगर वो हार्ट के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको हमारा ऊपर का जो एयरवे है वो फिल्टर कर लेता है। हमारे नाक के अंदर अपर एयरवे में कुछ फिल्टर होते हैं जो उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत नाक की एलर्जी ये वो हो जाता है, मगर उससे आपके हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचता। सेकंड होता है PM5, जो कि लंग्स के लिए नुकसानदायक होता है, फेफड़ों के लिए नुकसानदायक होता है, खांसी करता है, ब्रोंकाइटिस करता है। PM2.5 वो महीन पार्टिकल होता है जो कि लंग्स के फिल्टर से भी निकल के वो सर्कुलेशन में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, और ये हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है। ये आपको दिखता भी नहीं है मगर ये हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है। तो अगर आपने हार्ट डिजीज को स्टडी करना है तो 2.5 PM2.5 की सारी अहमियत है। तो पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। मैंने आपको थोड़ा साइंस की तरफ ज़्यादा ले गया, मगर मोटे मोटे तौर पे पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। और पोल्यूशन में भी PM2.5 का हार्ट डिजीज से ज़्यादा ताल्लुक है बनिस्बत PM5 और PM10 के मुकाबले। ठीक।
डॉक्टर मेरा आपसे ये सवाल है, मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि शहरों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं बनस्पति मतलब गाँव में। बजाय जो गाँव में रहते हैं। तो क्या ये बात सही है और अगर है तो कित हद तक? ये पुराने डेटा देखें तो ये बात सही है, मगर अब जो है अब हमारे गांव भी शहरों की तरह होते जा रहे हैं। अभी क्या है कि जो गांव के फायदे हैं वो तो हम ज़्यादा उस पर कैपिटलाइज नहीं करते, जो उनके जो शहरों के नुकसान है वो गांव वाले भी उतना ही एक्सेप्ट करे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, पहले हम गांव और शहर में अगर डिफरेंस देखें तो क्या डिफरेंस है? एक खान पान में डिफरेंस है, एक एक्सरसाइज में डिफरेंस है, एक पोल्यूशन में डिफरेंस है। यही 3 चीजें हैं। अब अगर हम इन तीनों को एनालाइज करें तो तीनों जो हैं वो सुविधाएं गांव में भी वैसी ही उपलब्ध होनी शुरू हो गई हैं जैसी शहर में उपलब्ध हैं। गाड़ियां अब गांव में भी उतनी ही दिखती हैं जितनी शहरों में दिखती हैं, मतलब उतना कंसंट्रेशन से नहीं दिखती हैं, मगर जो अफोर्ड कर सकता है वो गांव में भी गाड़ी नहीं रखता तो बाइक रखता है। खान पान में अगर हम देखें तो फास्ट फूड के चाहे आउटसोर्स जॉइंट्स ना हो, आउटसोर्स रेस्टोरेंट होटल ना हो, मगर वो पैकेज फास्ट फूड तो उतनी ही फ्रीक्वेंसी में। नमकीन जो है वो पैकेट्स आपको गांव शहर हो कहीं पे भी मिल जाते हैं। स्ट्रीट फूड कहीं पे मिल जाता है। अगर हम नूडल्स की बात करें तो नूडल्स उतनी ही फ्रीक्वेंटली शहरों में जितने मिलते हैं उतने ही गांव में मिल जाते हैं। तीसरी रही लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज भी लगभग उतना ही है जितना शहरों में है। लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज ना करना, ये एक किस्म से थोड़ी सी सुविधा के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास बाइक या कार ना हो तो आपको फोर्स हो जाते हो कि आपको उतना दिन में चलना ही पड़ता है। जहां आपकी पर्सनल व्हीकल आ गई, आपकी एक्सरसाइज जो है वो कम हो ही जाएगी। और आजकल अगर हम बाइक्स का खासकर पेनिट्रेशन देखें तो वो तो बहुत ज़्यादा अभी इंडिया में है। वो एक अच्छी बात है, प्रॉस्पेरिटी होना अच्छी बात है, बट प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ फिर हमें सेफगार्ड भी रखना पड़ेगा। ये नहीं हम कर सकते कि प्रॉस्पेरिटी तो हम चाहें और सेफगार्ड ना रखें। अब जो है वो 5, 6, 7, 8 किलोमीटर साइकिल चला के काम जाने वाले लोग तो अब गांव में भी नहीं दिखते और शहरों में भी नहीं दिखते, है ना। जो पहले पोस्टमैन साइकिल पे आता था वो अब वो भी अपनी बाइक पे ही आता है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है ना, ये गांव और शहर का डिफरेंस अब धीमे धीमे कम होता जा रहा है। और क्या मैं इसको अपने इंप्रेशन से बोल रहा हूँ या स्टैटिस्टिक्स डेटा भी ये कहता है? तो डेटा भी बिल्कुल ये कहता है। पहले अबाउट 20 साल पहले जो डायबिटीज की प्रेजेंस थी अबव 40 इयर्स ओल्ड, 40 साल से ऊपर वालों में, वो शहरों में होती थी अराउंड 20%। मतलब 5 लोगों में 1 लोग की शुगर गड़बड़ होती थी। गांव में होती थी 5%, 100 में 5 लोगों में। अब जो है गांव और शहरों का डिफरेंस जो है वो डेटा ही कहता है कि वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए हमें मतलब ये सोच विचार, हमें गांव के अच्छे फीचर्स एक्चुअली शहरों में ट्रांसलेट करने चाहिए, बट हमने उल्टा हो रहा है सोसाइटी। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि कोविड के बाद से काफ़ी बदलाव हुए हैं। मतलब काफ़ी बार सुनने को या पढ़ने को देखा है कि मतलब हार्ट से जुड़ी बीमारियां या हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा बढ़े हैं। तो ऐसे में क्या केवल दूषित खान-पान ही वजह है, या फिर जिनको कोविड हुआ है या उनमें फिर हार्ट अटैक के ज़्यादा मामले देखे जा रहे हैं, अचानक से मामले बढ़ रहे हैं, तो और भी बॉडी की कुछ कमजोरियां या कुछ ऐसी कोविड के बाद से हुई हैं? थोड़ा इस पे समझने के लिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि कोविड को लेकर 2 अलग-अलग मुद्दे हैं। कोविड ने हार्ट के साथ क्या किया और कोविड वैक्सीनेशन जो एक बहुत परसेप्शन है, उसने हार्ट को क्या किया। तो पहली चीज तो कोविड के बारे में बात करते हैं। कोविड, हमें पता है कि कोविड ने हार्ट को नुकसान पहुंचाया। नुकसान कैसे पहुंचाया? बेसिकली 3 तरीके से कोविड ने नुकसान पहुंचाया। पहला है, कोविड ने जब कोविड के दौरान या कोविड के बाद भी लगभग 1-1.5 साल तक हार्ट की धड़कन को कोविड इन्फेक्शन ने नुकसान पहुंचाया। दोनों बहुत तेज धड़कन होना और बहुत स्लो धड़कन होना, दोनों हमने कोविड के दौरान
बहुत कॉमनली देखा। हम्म, दूसरा तरीका जिसने कोविड ने नुकसान पहुंचाया वो ये था कि शरीर में क्लॉटिंग एक तरीका होता है कि खून जम जाता है, खून के जमावट को कोविड ने बढ़ाया। जब जमावट हार्ट की नसों में होती है तो हार्ट अटैक पैदा करती है, जब ब्रेन की नसों में होती है तो लकवा या स्ट्रोक पैदा करती है। तो हमने अधिकतर ये देखा कि कोविड के दौरान बहुत सारे यंग हार्ट अटैक्स जो थे वो अनएक्सप्लेन्ड थे और वो हार्ट में खून के थक्के जमने की वजह से थे, खून में क्लॉट जमने की वजह से थे। तो दूसरा तरीका कोविड ने जो हार्ट को नुकसान पहुंचाया ये था। तीसरा तरीका था कि कोविड ने डायरेक्टली हार्ट के मसल को, हार्ट एक पंप है जिसमें मसल होता है, कोविड इन्फेक्शन ने डायरेक्ट हार्ट के मसल को अफेक्ट किया, जिसकी वजह से हार्ट का पंप जो है वो कमज़ोर हो गया। नॉर्मल पंपिंग जो एफिशिएंसी है वो 60-65% के करीब होती है, कोविड के अनेकों मरीजों में 30-40-35% पे रुक गई। तो ये 3 अलग अलग तरीकों से कोविड ने नुकसान पहुंचाया। इसमें से जो धड़कन वाली तकलीफ थी वो मोर और लेस टेम्परेरी थी। जब आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ 6 महीने 1 साल में वो धड़कन की तकलीफ सेटल हो गई। मगर जो हार्ट मसल वाली तकलीफ है वो ज़्यादा लंबी है। हम अभी भी देखते हैं पेशेंट्स जो कि कहते हैं डॉक्टर साहब हमें कोविड हुआ, कोविड के बाद हमारा हार्ट का पंप कमज़ोर हुआ और अभी तक रिकवर नहीं किया। वो परमानेंट एक किस्म से डैमेज है। तो कोविड ने डेफिनेटली हार्ट को अफेक्ट किया। दूसरी एक सोसाइटी में एक परसेप्शन है कि कोविड वैक्सीनेशन ने भी हार्ट को क्या कोई नुकसान पहुंचाया। तो आपके चैनल, आपके माध्यम के ज़रिए मैं सोसाइटी में इसको थोड़ा, इस परसेप्शन को थोड़ा दूर करना चाहूँगा। जब ये परसेप्शन आना शुरू हुआ, देखो एक तो बात ये है कि इसको डिफरेंशिएट करना कि किसका हार्ट कोविड की वजह, बिकॉज उस समय हालात ऐसे थे कि बहुत सारे पेशेंट्स को कोविड इन्फेक्शन हो रहा था और ज़्यादातर पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन भी लगा। अब किसको हार्ट का नुकसान कोविड की वजह से हुआ है या किसको हार्ट का नुकसान वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है, इसको अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। तो बाहर के देशों में स्टडीज करी गई हैं। ये स्टडीज ने 6 वैक्सीन्स को, 6 अलग अलग किस्म की वैक्सीन्स को एनालाइज किया कि कोविड वैक्सीनेशन से क्या कोई नुकसान हुआ, हार्ट को कोई नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। और ये बहुत लार्ज स्टडीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशन को इंक्लूड करके स्टडीज हैं। ये स्टडीज में ये क्लियरली पता चला कि कोविड वैक्सीनेशन से हार्ट को नुकसान नहीं हुआ। तो जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन ली है वो इस बात से निश्चिंत रहें कि वैक्सीनेशन की वजह से हार्ट को नुकसान हुआ। उनको कोविड ने हार्ट का नुकसान कर दिया वो अलग बात है, वैक्सीनेशन ने नहीं किया। मगर इसमें एक क्वालिफाइंग कमेंट मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक तो ये स्टडीज़ इंडिया की नहीं है, ये बाहर की हैं। और ये जो 6 वैक्सीन्स हैं ये इनमें से कोई भी इंडियन वैक्सीन को स्टडी नहीं किया गया। हमारे मेजॉरिटी 2 किस्म की वैक्सीन लगी थी, वो इसमें स्टडीड नहीं है। मगर जब 6 वैक्सीन्स में नहीं हुआ तो हम भी ये मान सकते हैं कि शायद हमारी भी वैक्सीन नुकसानदायक नहीं है। और इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहे कि वैक्सीन ने कोई नुकसान किया। बिल्कुल। डॉक्टर मेरा एक और सवाल होगा यहाँ पर, जैसे शाम के समय में अक्सर या फिर ज़्यादातर लड़कियों को देखा जाता है कि कुछ ऐसे चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो चाट हो गया, गुपचुप हो गया, चाउमीन हो गया, स्ट्रीट फूड में जो हमें अक्सर मिल जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि शाम के समय में कोई भी हो, आदमी हो चाहे औरत हो, चाय है तो उसके साथ थोड़ा सा नमकीन हो जाए, रात में सोने से पहले थोड़ा सा मीठा हो जाए। तो इन सब में मैदे की मात्रा, चीनी की मात्रा, नमक और तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और ये हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ही आम है कि शाम के समय में कुछ तो ऐसा चटपटा या स्नैक हम खाएंगे ही। तो ये एक्सेसिव स्नैकिंग की वजह से क्या दिल की बीमारियां हो रही हैं? बिल्कुल होती हैं बेटा। एक्सेसिव जो एक किस्म से स्नैकिंग है, आपने इसके इंग्रेडिएंट्स को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे, अगर इसको आप देखेंगे कि इनमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो इसमें पहली चीज़ तो है कि इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। नमकीन तो नाम ही नमक से आया है ना, तो नमक ज़्यादा है। दूसरा क्या है, मैदा ज़्यादा है। मैदा क्या है, मैदा रिफाइंड एक किस्म से आटा है।
एक इंडेक्स होता है जिसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जीआई। जीआई का मतलब क्या होता है कि आपने अगर 100 ग्राम कोई चीज खाई तो उससे आपका ब्लड शुगर कितना बढ़ता है, उस वेरिएबल को जीआई कहते हैं। जो नेचुरल फूड्स होते हैं उनका जीआई कम होता है। जीआई कम हो तो अच्छी बात है, जीआई ज्यादा हो तो खराब बात है। जब हमने गेहूं का आटा बना दिया तो हमने जीआई बढ़ा दिया। गेहूं का जीआई बढ़ा के, बट गेहूं तो कोई कच्चा खा नहीं सकता, मगर आटे में फिर भी थोड़ा फाइबर होता है, बट उसका भी जीआई ज्यादा होता है। आटे को हमने मैदे में तब्दील किया तो और भी ज्यादा फाइबर उड़ा दिया उसका। जब फाइबर चला गया उसका तो जीआई और ज्यादा बढ़ गया। फिर हमने उसको, मैदे को क्या किया, हमने मैदे में नमक मिलाया और उसको तेल में फ्राई कर लिया। अब इससे ज्यादा तो नुकसानदायक क्या हो सकता है ना। तो मैं देखो, सोशल और कल्चरल बिहेवियर अलग है, मेडिकल एडवाइस अलग है। सोशल और इन दोनों को एक इंसान को मैच करना आना चाहिए। सारा जीवन का सच इसी में। अगर हम बिल्कुल ही अपने आप को बंद कर देंगे तो वो तो फिर शरीर भी रिएक्ट करता है, शरीर भी 1-2 दिन फॉलो करेगा, तीसरे दिन वो भी बिल्कुल उल्टा रिएक्ट करेगा। तो हमें इसको जो है, इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है माइंडफुल मॉडरेशन। माइंडफुल मॉडरेशन का क्या मतलब है कि हमने माइंडफुलनेस का मतलब है सोचना, और मॉडरेशन का मतलब है बीच का रास्ता, ना ज्यादा इस तरफ ना ज्यादा दूसरी तरफ। तो अगर हम अपने शरीर को माइंडफुल मॉडरेशन में रखेंगे तो हर चीज ठीक है। आपका नमकीन खाने का मन है, आपको चटपटा खाने का मन है, उसके पोर्शंस कम कर दीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए। मतलब लेट इट बी अ स्पेशल ट्रीट। ये नहीं कि शाम में ऑफिस के बाद सबको भूख लगती है, ऑफिस का अंत टाइम खत्म हो रहा है, एवरीबडी इज हंग्री, मगर आपने ये सोचना है कि मैंने कल खाया था, अब आज का दिन छोड़ देते हैं, या हफ्ते में 2 दिन अपने आप को ट्रीट कर लेते हैं, बाकी दिन जो नेचुरल फूड्स हैं उससे पेट भर लो। नेचुरल फूड्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, फ्रूट्स हैं। कॉमनेस्ट जो स्नैक जो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम है, पेट भी भर जाता है, एक किस्म से सेटिस्फैक्शन भी होती है, मिनरल्स अलग जाते हैं। तो जो हमने इसको एज लॉन्ग एज मॉडरेट कर सके तो ये बेटर है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, मॉडरेट नहीं कर पाते हैं हम। वो इवनिंग स्नैक जो है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर हमारे डिनर की भूख नहीं रहती, और डिनर खाते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हम उसको अपने आप को स्टफ कर रहे हैं। तो है ये नुकसानदायक। आपके सवाल का अगर सीधा और डायरेक्ट आंसर दूं तो है ये नुकसानदायक, मगर सोसाइटी को कह लीजिए, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी कह लीजिए, आपकी थकावट है उसको कह लीजिए, खाने का मन है उसकी वजह से, तो उसको मॉडरेट करना सीखिए। ये नहीं इम्पल्सिवली खाना है, रोज नहीं, रोज खाना है। दूसरी चीज, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जो भी हम इंडल्ज करते हैं ना, वो ईज ऑफ अवेलेबिलिटी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप एक टेबल पे बैठे हुए जहाँ पे सामने नमकीन का डब्बा रखा हुआ है, तो आप उसको खोल के थोड़ा थोड़ा खाते ही रहेंगे। अगर आप थोड़े समझदार हैं तो उसको किचन के सबसे ऊपर वाले उसमें चढ़ा दीजिए, दिखे ही ना, दिखे या दिखे, थोड़ी मेहनत लगे उतारने में नीचे, तो आप फिर क्या करेंगे, फ्रिज में से एक निकाल के अमरूद को आधा खा लेंगे। इजी है ना, इजी अवेलेबिलिटी है। उसी तरह नमक को भी यही कहते हैं कि नमक को आप अगर टेबल से हटा देंगे तो नमक की मात्रा इनटेक, इंसान बिहेवियर है ना, इंसान का बिहेवियर है, वो अपने आप उसको कम हो जाएगी। तेल के अधिक सेवन से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इस डर का फायदा उठाकर बहुत सारी कंपनियां अलग अलग तरह के अपने तेल को अच्छा बताती हैं, ये ले लो, वो ले लो, ये ठीक है, वो ठीक है। एक सवाल ये, दूसरा ये कि क्या वाकई तेल के अधिक सेवन से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है? अगर बढ़ता है तो इसकी मात्रा हम खाने में किस तरह से कम कर सकते हैं तेल को खाना, और कौन सा तेल दिल के लिए सबसे बेहतरीन रहता है? तो आपके 3 अलग अलग सवाल हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को पहले ऑर्डर चेंज करूँगा। पहले तो तेल ज़्यादा खाने से क्या हार्ट की बीमारी बढ़ती है या हार्ट की बीमारी को खतरा बढ़ता है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है।
बढ़ता है। जितना ज़्यादा तेल खाएंगे उतना ज़्यादा हार्ट की डिपॉजिट्स का, हार्ट का ही नहीं, ब्रेन में डिपॉजिट्स में, किडनी में डिपॉजिट, सब जगह डिपॉजिट, फैट का डिपॉजिट इवेंचुअली जो, अगर हम ये डिपॉजिट्स को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो है क्या है, ये तेल ही है, फैटी डिपॉजिट्स है। और ये फैटी डिपॉजिट उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं। तो पहला जो आपका सवाल है कि ज़्यादा तेल खाने से नेचुरली ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरा आपका सवाल है कि टाइप ऑफ ऑयल। ऑयल क्या है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो 3 अलग अलग किस्म के ऑयल होते हैं, 3 अलग अलग किस्म के फैट होते हैं, इनको ऑयल नहीं कहा जा सकता। एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, उसमें 2 किस्म के होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट। और दूसरा होता है सैचुरेटेड फैट, जो कि आम तौर पे घी हो गया, बटर हो गया, पुराने ज़माने में डालडा करके आता था, वनस्पति ऑयल, ये सारे सैचुरेटेड फैट होते हैं। सैचुरेटेड फैट की क्या खासियत है कि ये रूम टेम्परेचर में जमे रहते हैं। घी जैसे है, घी फ्लो नहीं करता ना, जमा हुआ है, बटर है जमा हुआ, ये सैचुरेटेड फैट है। नॉर्मल अपनी डाइट में हमें लगभग 1/3 की ज़रूरत होती है। 1/3 सैचुरेटेड फैट, 1/3 अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड एंड 1/3 पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ये कभी भी नहीं समझना कि सैचुरेटेड फैट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये गलत, ये भी ख्याल गलत है। सैचुरेटेड फैट की अपनी आवश्यकता है, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता है। उससे ब्रेन फंक्शन में, सेक्सुअल फंक्शन में सैचुरेटेड फैट की ज़रूरत होती है, हॉर्मोन्स में ज़रूरत होती है। बाकी रही आपकी जो आपका क्वेश्चन है क्वांटिटी को लेकर, तो क्वांटिटी जो है ऑन एन एवरेज एक दिन में एक इंसान को टोटल फैट मिला के 10 से 15 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है। 10 से 15 ग्राम कितना हुआ? 10 से 15 ग्राम हुआ लगभग 3 चम्मच। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, आपका बटर इंक्लूडेड है, घी इंक्लूडेड है, जो भी आप ऑयल यूज करते हैं वो इंक्लूडेड है। अब एक इसको हम अगर हम तब्दील करें एक नॉर्मल डे टू डे वर्किंग में, तो इसमें वही जो मैंने पहले नमकीन के बारे में बताया था, जो ट्रिक वर्ड है वो है माइंडफुल मॉडरेशन। अगर आप माइंडफुली खाएंगे, सोच समझ के खाएंगे, ज़्यादा नापने तोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो है ना मॉडर्न एक ह्यूमन बीइंग्स की जो एक टेंडेंसी हो गया कि हर चीज़ को हम नापना चाहते हैं, वो नहीं करने की ज़रूरत है। माइंडफुली मॉडरेट करना है। मतलब क्या है कि आपका घर में खाना जो है वो तेल में तैरता हुआ नहीं दिखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपने खाना खाया तो उसके ऊपर एक परत तेल की है, मगर बिना तेल के तो खाना बन ही नहीं सकता ना। बिना तेल के तो आप तो वो फिर बिल्कुल एक किस्म से बीमारों वाला खाना खाएंगे। तो इसलिए मॉडरेट करना है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि क्या टाइप ऑफ ऑयल यूज करना है, देखो मैं उस किस्म से कोई बहुत ज़्यादा रिजिड एडवाइस देने में विश्वास नहीं रखता हूँ। जितनी आपकी एडवाइस रिजिड होगी उतना पेशेंट या लोगों को फॉलो करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी या उतना ज़्यादा वो चेज करेंगे। जो कन्वेंशनल इंडियन जो लेडी है या जो कुक है, उनको पता है कि कौन सी चीज़ किस में अच्छी बनती है। कुछ चीज़ें सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में अच्छी बनती हैं घर में, कुछ चीज़ें जो हैं वो देसी घी में अच्छी बनती हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप किसी में भी बना लो। तो हालांकि मैं जानता हूं, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या क्या किस में बनता है, मगर ये बात को आप मन में रखें कि जो भी चीज़ जैसे कन्वेंशनल कुकिंग घरों की होती है वैसे रखें, खाली तेल की मात्रा कम कर दें। अब पराठा खाना है, पराठे में आप 2 चम्मच बटर भी लगा सकते हैं, आप एक हल्की सी बटर की परत भी लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। या आपने अगर 2 पराठे किसी ने खाने हैं तो हो सकता है एक में लगाओ, एक में ना लगाओ।
मैं ये एक्सट्रीम नहीं कह रहा कि कुछ बटर लगाओ ही ना, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि पराठा ही खाना बंद कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि अपने मन से इसको मॉडरेट कर दो, वो सबसे अच्छा तरीका। वो रिजिड भी नहीं है, आपके एक किस्म से जो डिजायर है, जो अच्छा खाना खाने की फीलिंग है, वो भी पूरी हो जाती है, बट आपको ये भी नहीं लगता कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सिस्टम को ओवरलोड कर रहे हो। मैं एज अ डॉक्टर बहुत ज़्यादा फूड फैड्स के में विश्वास नहीं रखता हूँ। ये मेरे पर्सनल बिलीफ कह लो, मेरी पर्सनल फिलॉसफी कह लो। मैं किसी अपनी ओपीडी में भी किसी पेशेंट को ये नहीं कहता कि आप चिया सीड खाने शुरू कर दो, या आप कोई किस्म का ऑयल को चेज़ करना शुरू कर दो। मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मदर हैं, हमारे जो घर की जिन्होंने हमें ब्रिंग अप किया है, उनको हमेशा पता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। अगर उन्होंने हमें एक खाने से ब्रिंग अप किया है तो वो खाना लगभग सही है, परिवारों में जो चलने वाला खाना है वो सही है। चेंजिंग टाइम्स के साथ उसको मॉडरेट कर दो, उसकी क्वांटिटी कम कर दो। तो बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की या बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे दिमाग ही उलझता है। मेरा सवाल ये है, जैसे आपने बोला कि नमक अनहेल्दी है और उससे भी ज़्यादा रिस्क बढ़ रहा है, तो कौन सा नमक हमें खाना चाहिए? ये ऑयल टाइप का ही सवाल है। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि नमक अनहेल्दी नहीं है। नमक एक डाइट में बहुत एसेंशियल चीज़ है। अधिक नमक अनहेल्दी है। एक ज़रूरत से ज़्यादा नमक जो है वो अनहेल्दी है। एक नॉर्मल इंसान को अबाउट 5 ग्राम पर डे नमक की ज़रूरत होती है बॉडीली फंक्शंस के लिए। नमक जो है वो बॉडी फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पुराने ज़माने में जब कोई बेहोश हो जाता था खेतों में काम करते करते, अधिक जो अब हम सोचते हैं कि हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन रहा होगा, तो हम कहते थे कि इनको नमक चटा दो। बेहोश हो गया तो कहते थे नमक चटा दो। तो नमक एक बहुत एसेंशियल चीज़ है, मगर अधिक नमक नुकसानदायक है। 5 ग्राम नमक कितना होता है? 5 ग्राम नमक 1 टीस्पून फुल होता है। वो सब चीज़ों में, खाने में, सब्जी में, दाल में, वो सब टोटल मिला के आपका इतना होना चाहिए। इंडिया की नमक की क्या स्टैटिस्टिक है? इंडियन जो है वो ऑलमोस्ट 12 से 13 ग्राम नमक हम पर डे खाते हैं, विच इज 2 गुना से भी ज़्यादा एवरेज इनटेक। जो हमारे से बस एक ही देश आगे है, चाइनीज फूड में आपको भी पता है कि नमक हमारे से ज़्यादा होता है। तो इसलिए वही एक देश है जो हमारे से ज़्यादा नमक खाता है। इसमें भी प्रिंसिपल वही है, मॉडरेशन वाला प्रिंसिपल है। मॉडरेशन में आपने क्या करना है कि जो चीज़ें, अब दाल सब्जी में तो नमक डलेगा ही, उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में आम आदत है कि हम फ्रूट के ऊपर नमक डाल के खाते हैं, है ना। सलाद हम बिना नमक के खाते ही नहीं है। दही होगी तो उसमें भी नमक छिड़क देंगे, वो अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना है? जैसे मैंने पहले बताया, जो नमकीन के ऊपर प्रिंसिपल लागू है वो इसके ऊपर भी लागू है। नमक टेबल से हटा दो। ये टेबल पे रखने का जो सॉल्ट सेलर्स का है, आजकल बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में आपको टेबल पे नमकदानी नहीं दिखती है, आपको मंगानी पड़ती है। और दूसरी चीज़ क्या है, एक बहुत सिंपल मैनूवर है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज में देखा गया कि उससे नमक का इंटेक कम हो जाता है। वो क्या है कि नमकदानी के छेद पतले कर दो, निकलेगा नहीं, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो आपने जो है मॉडरेशन का रास्ता रखना है। नमक को एनिमी नहीं मानना है। नमक ज़रूरी है शरीर के लिए। आपका जो सवाल है कि कौन सा नमक खाना है, सारा नमक जो है, जो नमक का टेस्ट है वो सोडियम क्लोराइड है। केमिकल फार्मूला नमक का सोडियम क्लोराइड है। पिंक सॉल्ट हो, काला सॉल्ट हो, ये सॉल्ट हो, वो सॉल्ट हो, उसमें कोई फर्क नहीं आपने मानना है। जो टेस्ट में फर्क है वो इनकी इम्प्योरिटीज की वजह से है। सोडियम क्लोराइड में कुछ और मिला हुआ है, वो टेस्ट में फर्क करता है। नमक जो है वो सारा उतना ही आप नुकसानदायक माने, कुछ हद तक यूजफुल माने, मगर वो सेम है।
तो आपने डिफरेंशिएट नहीं करना, ये नहीं समझना कि मैं एक किस्म का नमक खा रही हूँ तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ, दूसरे किस्म का नमक वाइट सॉल्ट से नुकसान होता है। उल्टा वाइट सॉल्ट जो है वो आपको शायद पता होगा, इंडिया में वाइट सॉल्ट मॉनिटर्ड प्रोड्यूस किया जाता है। उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको आयोडीन कहते हैं, वो आयोडीन एडेड होता है एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो इसीलिए आप जो भी नमक का पैकेट देखेंगे उसमें ऊपर लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो वाइट सॉल्ट जो है वो एक्चुअली मॉनिटर्ड है, गवर्नमेंट मॉनिटर्ड है, इसलिए थोड़ा शायद ज़्यादा फायदेमंद है। टेस्ट के लिए आप काला नमक, पिंक नमक कुछ भी खा लीजिए, वो बात अलग है। आयोडीन जो है वो एक एडिशनल हम ऐड करते हैं क्योंकि गले में एक ऑर्गन होता है थायराइड, उसके प्रोटेक्शन के। तो नमक को अपना टेस्ट मान के जो भी आप पसंद करें वो खा सकते हैं, मगर ये नहीं समझ के खाना कि ये वाला हेल्दी है, ये वाला अनहेल्दी। वो सारों का सेम फायदा है, सेम नुकसान। डॉक्टर, मैं चाहता हूँ आप हमें कुछ ऐसे टिप्स बता दें जो हम खाने में ऐड कर सकें हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए। हार्ट डिजीज से बचने के लिए ऐसे टिप्स तो एक ही टिप है कि सोच समझ के खाएं। बात घूम फिर के सारी दोबारा उसी पे आ जाती है कि माइंडफुल रहें कि क्या खा रहे हैं और इम्पल्सिवली ना खाएं। जैसे हम अधिकतर आजकल किसी पार्टी में जाते हैं या कोई शादी के फंक्शन में जाते हैं तो हम अधिकतर देखते हैं कि आजकल 8-10 तरह के मीठे होना कॉमन एक कॉमन बात है ना। उसी तरह काउंटर पे अलग अलग काउंटर्स होना, चाइनीज का काउंटर, साउथ इंडियन का काउंटर, इंडियन फूड का काउंटर, आजकल कॉन्टिनेंटल का बड़ा रिवाज है तो उसका एक काउंटर होना, ये एक अलग बात है। थोड़ा एक बारी मन बना के सर्वे करके एक चीज पे रिस्ट्रिक्टेड रहे। मीठा भी सारे खाने की जरूरत नहीं है कि मैं 10 हैं तो मैंने 10 खाने। तो सारी जो घूम फिर के बात है, मैंने जैसा आपको पहले ही कहा कि मैं उस किस्म का एडवाइस नहीं देता हूं जो कि इंसान फॉलो ही ना करे। आपकी जितनी स्ट्रिक्ट एडवाइस रहेगी उतने लोग फॉलो करने में हेजिटेंट हो। तो आप जो मेरी डाइटरी एडवाइस है वो यही है कि अधिकतर घर का खाना खाएं, अधिकतर वो खाना खाएं जो आप बचपन से खाते आए हैं, उसकी अमाउंट कम करते रहें। उसमें जो आपको लगता है कि मेरे घर में अननेसेसरी चीज़ें हैं वो उसको एलिमिनेट करते रहें। ऑर्डर करके खाना कम ऑर्डर करें और अपने घर के खाने को होटल का खाना ना बनाने की कोशिश करें। होटल रेस्टोरेंट अलग है, घर का खाना अलग है। परफेक्ट, बिल्कुल। तो आई थिंक डॉक्टर इस सेशन में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें को कवर किया है। हमारे कलीग्स ने भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं। हम चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक आध दो ऐसी चीज़ें ज़रूर बताया जाए जो उनके कॉमन सवाल रहती हैं। जैसे आई थिंक एक बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है कि अगर मेरे घर में मेरे मम्मी को, पापा को, दादा दादी या चाचा को दिल की बीमारियां थी तो ऐसा ज़रूरी है कि वो मुझे भी होंगी ही, और अगर होंगी तो हम उससे खुद को कैसे बचा करके रखें? जैसे मैंने कहा, पहली चीज तो है कि जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान जो है वो दोबारा उसी बात पे हम आ जाते हैं, नेचर और नर्चर का एक किस्म से कॉम्बिनेशन है। जो ट्विन्स होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, उनका तो जेनेटिक बिल्कुल सेम है ना। इवन उनमें भी हार्ट की बीमारी ऐसा नहीं होता कि दोनों को ही होगी या दोनों को इकट्ठे ही होगी। क्यों फर्क है? क्योंकि एक ने अपने शरीर को संभाल के रखा, दूसरे ने संभाल के नहीं रखा। उसने नर्चर पे ध्यान दिया। तो इसलिए पहली चीज तो यह है कि परिवार में किसी को हार्ट डिजीज है तो ये नहीं मान लेना कि मुझे होगी ही होगी, चांसेस ज्यादा है। इनसे बचना कैसे है? पहली चीज है एक्सेप्ट करना। हम घर में ना सारी चीजों की कैलकुलेशन करते हैं, हमारे फाइनेंशियल कैलकुलेशन, बैंक बैलेंस कैलकुलेशन, अगर कोई पार्टी करनी हो तो कितने लोग आएंगे, उसकी कितनी प्लेट होगी, कितना खर्चा होगा। हम अपने रिस्क प्रोफाइल को कभी कैलकुलेट नहीं करते। हाँ। आजकल अनेकों रिस्क प्रोफाइल कैलकुलेटर्स हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। नहीं भी हैं तो मोटे मोटे तौर पे हमें इस बात की पता होनी चाहिए कि मेरे सगे संबंधियों में कितने लोगों को हार्ट की बीमारी है, कितने लोगों को डायबिटीज है। पहला स्टेप टुवर्ड्स प्रिवेंशन इज अवेयरनेस कि कितनी वो है। सेकेंड स्टेप इज एक्सेप्टेंस। पहले तो आप अवेयर हो गए,
फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया मेरी जो पारिवारिक हिस्ट्री है ठीक वो साफ नहीं है, वो हम्म। अच्छी नहीं है, तो मुझे उस पे वो करना है। उसके आगे जो तीसरा ए है, तीसरा स्टेप है, दैट इज एक्शन। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एक्शन। एक्शन क्या लेना है? जिनमें हार्ट की बीमारी है उनमें आपने, मैं केवल हार्ट के प्रति बता रहा हूँ, ये सब पे लागू है, कैंसर्स पे भी लागू है और भी बीमारियों पे लागू है, डायबिटीज पे लागू है। तो फिर हमने एक उम्र के आगे आके थोड़ा एक किस्म से कॉशियस हो जाना है, सुचेत हो जाना है। वो कैसे करना है? वो हमने अराउंड 40 मेन में 40 इयर्स के ऊपर, फीमेल्स में 45 से ऊपर अपने हार्ट टेस्ट कराने शुरू कर देने हैं। एक फ्रीक्वेंसी बांध लेनी है। मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ कि अपने बर्थडे पे अगर आप अपने आप को कोई भी गिफ्ट देना चाहते हो, वो है कि अपने एक बारी टेस्ट करा लो। इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं है। अगर अपने बच्चों को कोई भी गिफ्ट देना चाहते हो तो उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस गिफ्ट कर दो। हम लोग क्या है, बहुत एग्जॉटिक टॉय देना शुरू कर देते हैं। एक मोबाइल फ़ोन आजकल बहुत आम हो गया है, बच्चा 12-13 साल का हो तो मोबाइल फ़ोन दे दिया। वो यूज़फुल है, मगर उससे ज़्यादा यूज़फुल क्या है? अपने आप को हेल्थ टेस्ट गिफ्ट करो, अपने बच्चों को हेल्थ इंश्योरेंस गिफ्ट करो। तो फैमिली हिस्ट्री है भी तो भी आप कॉशियस रह सकते हैं, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन Action. के जरिए। एक्शन लेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है आपके माँ बाप दोनों में हो तो भी आप बचे डिजीज फ्री रह सकते हैं। हम्म। अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके, मैंने बताया, अनेकों परिवार हैं जिसमें पेरेंट्स 90 ईयर्स के हैं, बच्चों को 40 साल में हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये ऑल और नन रूल नहीं है, ये रूल है जो कि कॉम्बिनेशन है नेचर और नर्चर का। बिल्कुल परफेक्ट। तो आई थिंक अगर यही 2-3 चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर ले तो बहुत हद तक खुद को भी, अपने परिवार वालों को भी दिल की बीमारियों से बचा कर रख सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ों को कवर किया है। आपने बहुत ही ब्यूटीफुली हमें सभी सवालों के जवाब भी दिए डॉक्टर। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू आप सभी को भी कि आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़े और आपने सारे सवालों को पूछा। आई एम श्योर ये सेशन हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट्स में आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी वेलनेस अड्डा सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनडीटी लाइव।